नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार को जन्म देती है। नमस्कार दोस्तों, द ट्रुथ टीवी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति के बारे में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सुनने में दो शब्द मात्र हैं, पर इसका इतिहास बहुत बड़ा है। जिस आधुनिक युग में आज हम जी रहे हैं वह इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केवल फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है, इसने हमारे समाज, रहन सहन और आर्थिक जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डाला है, आज हम जानेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति के बारे में जानने से पहले हमें यूरोप के समाज व अर्थव्यवस्था जो इस क्रांति के होने से पहले थी, उसके बारे में जानना पड़ेगा। दोस्तों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से पहले यूरोप की 70 से 80% की आबादी खेती पर निर्भर करती थी और लोग अधिकतर गांव में रहते थे। उस वक्त सामंतवाद या फ्यूडलिज्म ही वहां की मुख्य आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था थी। दोस्तों, फ्यूडलिज्म का मतलब ये था कि राजा ज़मीनें बड़े बड़े अधिकारियों को देते थे, जिनमें नोबल्स या चर्च के बड़े अधिकारी होते थे। उनके नीचे आते थे नाइट्स और उनके सहयोगी, और सबसे अंत में आते थे सर्फ्स या पेजेंट्स। नोबल्स का अपना मैनर सिस्टम होता था। मैनर सिस्टम में बड़े नोबल का किला, जिसमें नोबल और उसकी फैमिली रहती थी, और किले के आसपास ही चर्च के अधिकारी यानी कि क्लर्जी रहते थे, और मैनर के एरिया के भीतर ही नाइट्स के घर होते थे, और अंत में आते थे पेजेंट्स या सर्ब्स, जिनसे सारा खेती का काम कराया जाता था और बदले में उनको भारी आक्रमण से सुरक्षा मिलती थी। इस मैनर सिस्टम में सबसे बड़ा शोषण छोटे किसानों या सर्ब्स का ही होता था, क्योंकि उनको कर भी देना पड़ता था और उनके बीवी बच्चों को फ्यूडल लॉर्ड्स के घर पर काम भी करना पड़ता था। दोस्तों, इस बात पर ध्यान दीजिए कि ये सब काम एक बड़े फ्यूडल लॉर्ड का एक क्षेत्र या मैनर के अंदर ही होता था, और उस समय ऐसे बहुत मैनर सिस्टम थे जिनमें अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड्स का कब्जा था, और ये सब 5th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक ऐसा ही चलता रहा और इसमें कोई बदलाव नहीं आया। दोस्तों, अब आता है रेनेसां या पुनर्जागरण का काल, जिसमें लोगों ने आर्ट और कल्चर में काफ़ी सुधार लाए। लोगों ने ज्ञान का आदान प्रदान किया, जिससे लोगों में जागरूकता आई। अब लोग अपनी धार्मिक बेड़ियों से बाहर आए और अपने जीवन को कैसे सुधारा जाए ये सोचने लगे। इसी दौरान काफ़ी ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज भी हुई। दोस्तों, ये काल 100 से 200 साल का माना गया। इससे पहले वही सच माना जाता था जो चर्च कहता था। यदि किसी को व्यापार करना भी होता था तो वह चर्च के अनुसार ही होता था। अब धीरे धीरे जब आर्ट और क्राफ्ट की तरफ लोगों का ध्यान जाने लगा, तो छोटे छोटे कारखानों का एक सिस्टम, जिसे गिल्ड सिस्टम कहा गया, वह प्रचलित हुआ। गिल्ड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें एक मास्टर या उस्ताद होता था। वह एक कला अपने मुरीदों या शिष्यों को सिखाता था और वही चीज़ एक गिल्ड में बनाई जाती थी। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम वुलन क्लॉथ को ले लेते हैं। एक गिल्ड में वूल को लाया जाता और उसी का वुलन क्लॉथ बनाकर तैयार एक ही गिल्ड में हो जाता था। गिल्ड सिस्टम में बाहरी लोगों का आना मुश्किल था। इसमें एक परिवार या जान पहचान के लोग ही होते थे, और सामान बनाने और बेचने का मकसद केवल गुजारा करना होता था, ना कि मुनाफा कमाना, क्योंकि उस समय तक यह धर्म के खिलाफ माना जाता था। अब सुधारवादी विचारकों के आने के कारण लोगों में जागरूकता आती है और प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले लोग अब रूढ़िवादी धार्मिक व्यवस्थाओं को मानने से इनकार कर देते हैं। यहीं से अब शुरुआत होती है पुटिंग आउट सिस्टम या डोमेस्टिक सिस्टम की, या आसान भाषा में बोला जाए तो आउटसोर्सिंग की, यानी कि अपना काम किसी और को दे देना। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि यूरोप की 70 से 80% पॉपुलेशन विलेजेस या कंट्री साइड में रहती थी, पर यूरोप के देशों में बहुत भीषण ठंड पड़ती थी, और ठंड का मतलब होता था कि खेतों का बर्फ़ से भर जाना, और किसान अपना राशन सर्दियों के लिए पहले से ही इकट्ठा कर लेते थे और सर्दियां अपने घरों में बैठकर बिताते थे। अब गिल्ड के लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मिडिल क्लास कैपिटलिज्म या पूंजीवाद की शुरुआत भी यहीं से होती है। होता यह है कि अब मर्चेंट, जो पहले खुद ही सामान बनाकर बेचता था, अपना कच्चा माल लेकर विलेजेस की तरफ जाता है और सर्दियों में पहले से फ्री बैठे लोगों को कच्चे माल से फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए बोलता है, और इस काम के लिए उनको बहुत कम दाम ऑफर करता है। विलेजेस के लोग भी इस काम के लिए मान जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे भी काम नहीं था और ये उनके लिए एक बोनस के समान था। यही पुटिंग आउट सिस्टम या डोमेस्टिक सिस्टम कहलाया। सबसे ज़्यादा पुटिंग आउट सिस्टम का लाभ वुलन टेक्सटाइल्स ने उठाया। मर्चेंट वूल लेकर कंट्री साइड जाता और एक एक परिवार को वुलन कपड़ा बनाने के लिए बोलता।
उस समय पूरा परिवार मिलकर वूल से वुलन क्लॉथ बनाता था। पूरा परिवार वुलन क्लॉथ बनाने की प्रक्रिया को आपस में बांट लेता। वूल की कॉम्बिंग एक व्यक्ति करता, तो स्पिनिंग दूसरा व्यक्ति करता और वीविंग कोई तीसरा करता। दोस्तों, स्पिनिंग का काम ज़्यादातर अविवाहित लड़कियों को दिया जाता था, इसलिए अविवाहित लड़कियों को आज भी स्पिंस्टर कहा जाता है। इस प्रकार सारा परिवार मिलकर वूल से वुलन कपड़ा बना देता था और पीस वर्क बेस पर उसका चार्ज मर्चेंट उसको देता था, यानी कि हर यूनिट पीस पर एक फिक्स प्राइस जो बहुत कम होता था। अब मर्चेंट शहर से वापस आता और फाइनल प्रोडक्ट जो वुलन क्लॉथ होता था उसे ले जाता। अब वह इस कपड़े को बाज़ारों में बेचता और एक्सपोर्ट भी करता था, और ये करने से उसे काफ़ी मुनाफा होता था। इससे विलेजेस के लोग भी खुश रहते क्योंकि उनको फ्री टाइम में भी वेतन मिलता था, और मर्चेंट तो बहुत खुश रहता क्योंकि कपड़े की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती और बहुत सस्ते में भी वह तैयार हो जाता था, जिससे वह बहुत मुनाफा कमा सकता था। अब हुआ ये कि तकनीकी विकास होने के कारण और कपड़े की मांग बढ़ने के कारण बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए गए और कपड़ा बनाने की मशीन्स बनाई गई जो शहरों में लगाई गई। अब मर्चेंट्स को विलेज साइड जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि मशीन्स ये काम बहुत तेज़ कर सकती थी और उन्हें चलाने के लिए बहुत कम व्यक्ति लगते थे। इस दौरान हुआ ये कि कई ग्रामीण परिवार जो कपड़ा बनाने में पूरी तरह अपने आप को लगा चुके थे और खेती बाड़ी को छोड़ चुके थे, अब वे बेरोज़गार होने लगे क्योंकि जब मर्चेंट्स कच्चा माल लेकर उनके पास आया ही नहीं तो वह कपड़ा कहाँ से बनाते। यही बेरोज़गार लोग वो पहले लोग बने जो शहरों की तरफ जाने लगे और काम ढूंढने लगे, और इन्हीं लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को वो मैन पावर प्रोवाइड किया जो उस समय मशीन चलाने के लिए चाहिए था। बिजली का आविष्कार अभी भी नहीं हुआ था और मशीन खुद चलानी पड़ती थी। दोस्तों, अब शुरुआत होती है पूंजीवाद या कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अधिक से अधिक पूंजी लगाई जाती है और कम से कम मजदूरी देकर मुनाफा कमाया जाता है। इसमें रिसोर्सेज या संसाधनों का कंट्रोल किसी बड़े पूंजीपति या कैपिटलिस्ट के हाथ में होता है। 16वीं सेंचुरी के यूरोप के सबसे अमीर व्यक्ति जैकब फगर के शब्दों से हम उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में जान सकते हैं, जो कहते हैं, लेट मी अर्न एज लॉन्ग एज आई एम एबल टू। यानी कि अब अर्थव्यवस्था केवल गुजारा करने तक सीमित नहीं थी, अब लोग अधिक से अधिक मुनाफा कमाने पर जोर देने लगे। अब समय बीतने के साथ साथ यूरोप में जॉइंट स्टॉक कंपनियां खड़ी होने लगी, जिनमें लोग अपनी पूंजी लगाने को तैयार हो गए और इन कंपनियों के शेयर खरीदने लगे, जिससे कंपनियों को बड़े ग्राउंड पर चलने के लिए पूंजी मिली और आम लोग जो इनके शेयर लेते थे उनको भी मुनाफा हुआ। अब यूरोप में बैंकिंग और क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस का भी उदय हुआ। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना होती है, जिससे कैपिटलिस्ट विचारधारा को और सहारा मिलता है। अब कैपिटलिस्ट बैंकों से लोन लेकर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकता था और अधिक मुनाफा कमा सकता था। बैंकों की तरफ से समुद्री यात्रा करने के लिए भी लोन दिए गए, जिसे ओवरसीज ट्रेड को बढ़ावा मिला। ईस्ट साइड या पूर्वी देशों की कंपनियां केवल अपने परिवार पर निर्भर होती थी, जो यूरोप की जॉइंट स्टॉक कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाई, और यूरोप का कैपिटलिज्म पूरे विश्व में फैल गया। अब धीरे धीरे गिल्ड सिस्टम भी खत्म होने लगा और गिल्ड के जो लोग अमीर हो चुके थे वो शहरों की तरफ जाने लगे। चर्च के अधिकारी भी शहरों की तरफ बढ़े। 100 साल बीतने तक यूरोप की 50% आबादी अब शहरों में आ चुकी थी, जिससे शहरों की ज़मीन की कीमतें भी बढ़ने लगी और कैपिटलिस्ट ने इन पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। इसी दौरान मर्केंटिलिज्म या वाणिज्यवाद यूरोप में प्रसिद्ध हुआ। मर्केंटिलिज्म में होता ये था कि यूरोप के देश अधिक से अधिक सोना चांदी दूसरे देशों से लाकर अपने देशों में जमा करने लगे और अपने भंडार सोना चांदी से भरने लगे। इससे हुआ ये कि देशों को अपनी करेंसी बनाने और सिक्के बनाने में सहायता मिली और बार्टर सिस्टम पूरे तरीके से ख़त्म होने लगा। अब इंग्लैंड में बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का और विकास हुआ। हेनरी द 8th ने इंटरेस्ट रेट को 10% पर फिक्स किया, जो उस समय 50% तक चला जाता था। सी लोन्स के द्वारा लोगों को समुद्री यात्रा करने के लिए पर्याप्त धन मिला और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के द्वारा उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली। दोस्तों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता था कि ऐसा बिल जिसमें लिखित रूप में लोगों को पर्याप्त धन देने का वादा होता था। ये सब तो शहरों की कहानी थी, पर इस समय गांव में क्या चल रहा था आइए जानते हैं। अब ज़मीनों पर काम करने वाले किसान मालिक को कैश में किराया देने लगे और सारा प्रोडक्शन उनका होने लगा। अब धीरे धीरे यूरोप में एनक्लोजर मूवमेंट आने लगी। एनक्लोजर मूवमेंट का मतलब था कि खेतों की फेंसिंग या बाड़बंदी करना। एनक्लोजर मूवमेंट से पहले बड़े बड़े बैरन्स के पास ज़मीन होती थी
और वो आगे छोटे छोटे टुकड़े किराए पर दे देते थे। ज़मीन का बहुत बड़ा पार्ट कॉमन लैंड होता था, जिसमें कोई भी किसान खेती कर सकता था या अपने जानवर चरा सकता था, जिससे जानवरों की ओवरग्रेजिंग होती थी और फसलें भी खराब हो जाती थी। एनक्लोजर मूवमेंट होने के बाद ये छोटी छोटी ज़मीनें बड़े बड़े खेतों में बदल गई और इनकी फेंसिंग भी की गई और कॉमन लैंड जैसी कोई लैंड नहीं रह गई। इससे हुआ ये कि जानवरों की ओवरग्रेजिंग बंद हुई, उनमें एक दूसरे से बीमारियां लगना बंद हुई और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने लगा। इसी दौरान सीड ड्रिल्स और हॉर्स होस का आविष्कार होने के कारण बीजों को एक निर्धारित गहराई पर बोया जा सकता था, जिससे बीज अब तेज़ हवाओं से और बाढ़ से बच गए और अच्छे तरीके से अंकुरित होने लगे। खेती करने के नए तरीके आने लगे, जिससे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को और बूस्ट मिला। ये सब होने के बाद यूरोप में एकदम से एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया और यूरोप की बढ़ती जनसंख्या, जो पिछले 100 सालों में डबल हो चुकी थी, उसके लिए पर्याप्त अनाज उगने लगा और सरप्लस अनाज उगने लगा। अब सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होने के कारण लोग दूसरे कामों में ध्यान देने लगे और कई नए आविष्कार उस समय में हुए। अब शहरों में कैपिटलिस्ट मिडिल क्लास यानी कि बोर्जोस ने शहरों की ओर आने वाले लोगों को अपनी फैक्ट्रीज चलाने के लिए कहा। शहरों में जाने वाले ये लोग बेरोजगार थे, इसलिए दिन में 13 से 15 घंटे काम करने के लिए मान जाते थे। औरतों और बच्चों का भी खूब शोषण इसी टाइम में हुआ, पर यही वो पहले लोग थे जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक किक प्रोवाइड किया। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सब चेंजेस सबसे ज़्यादा ब्रिटेन में आए, क्योंकि सबसे अधिक आविष्कार भी उस समय ब्रिटेन में ही हुए और ब्रिटेन की सरकार या पार्लियामेंट का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। आम लोगों का इतना शोषण हुआ और पार्लियामेंट ने कोई एक्शन भी नहीं लिया, बल्कि पूंजीवाद या कैपिटलिज्म को ही बढ़ावा दिया। दोस्तों, इसलिए एडम स्मिथ, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन जैसी किताब लिखी, उन्होंने इनविजिबल हैंड की थ्योरी दी। दोस्तों, इनविजिबल हैंड का मतलब यहाँ कैपिटलिस्ट को मदद करने वाला ब्रिटिश पार्लियामेंट का इनविजिबल हाथ था। वहाँ की सरकार ने प्राइवेट वॉरफेयर को रोका, लोकल टैक्सों में भी छूट दी और पूरे तरीके से कैपिटलिज्म को एक पुश दिया। नहीं तो अकेले कैपिटलिस्ट मिडिल क्लास इतना बड़ा चेंज नहीं ला सकती थी। कुछ समय बीतने के बाद ब्रिटेन, भारत और न्यू वर्ल्ड जैसे देशों में अपनी कॉलोनीज बनाने लगा। अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कामयाब करने के लिए ब्रिटेन ने किस प्रकार अपनी ही कॉलोनीज का शोषण किया है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अब ब्रिटेन में एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद एक कमर्शियल रेवोल्यूशन होती है। पहले केवल लग्जरी आइटम्स का ही इंपोर्ट होता था और बदले में वुलन क्लोथिंग इत्यादि दिए जाते थे। पर अब अफ्रीका में भी अपना अधिकार जमाने के कारण वहाँ के लोगों को स्लेव बना दिया गया और उनको न्यू वर्ल्ड की कॉलोनीज में ले जाकर वहाँ के खेतों पर उनसे खूब काम करवाया गया और कैश क्रॉप्स उगाई गई। अब यूरोप से गन्स, रम और क्लोथिंग अफ्रीका लिए जाते थे। अफ्रीका से स्लेव्स न्यू वर्ल्ड लिए जाते थे और न्यू वर्ल्ड से शुगर, टबैको, कॉफ़ी और गोल्ड यूरोप लिया जाता था। इस प्रकार ये व्यापार का एक ट्रायंगल बन गया था। अब स्लेव्स जो वहाँ पर काम करते थे, उनको आम जीवन की चीज़ें जैसे कपड़ा, मछली, मेटल, ग्रेन्स, ये सब बाहर से मंगवाया जाता था और उनको ऊंचे दामों में बेचा जाता था, जिससे स्लेव्स की लाइफ बहुत मुश्किल से गुजरती थी। अब आते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की सही मायने में शुरुआत पे। 1760 से 1870 का टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पहला फेज़ माना जाता है। सबसे पहले ये रेवोल्यूशन टेक्सटाइल्स में ही आई। वुलन टेक्सटाइल्स का हमने आपको बताया कि किस प्रकार मर्चेंट्स अब कंट्री साइड जाना बंद कर गया, जिसके कारण लोग शहरों की तरफ आ गए। अब यहाँ कॉटन की एंट्री होती है। कॉटन ही वो पहली वस्तु थी जिसने इस रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया। न्यू वर्ल्ड और भारत जैसी अमीर कॉलोनीज पर कब्जा करके ब्रिटेन अब 100 सालों में 10 गुना ज़्यादा धन इकट्ठा कर चुका था। मैनचेस्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हब बन गया क्योंकि ज़्यादातर मशीनें और लूम्स वहीं पर लगाए गए। अब कॉटन क्लॉथ की प्रोडक्शन तेज़ी से होने लगी और आधी दुनिया में ब्रिटेन अपना कॉटन क्लॉथ एक्सपोर्ट करने लगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ उस समय के मुख्य आविष्कारों के बारे में जानते हैं। 1600 में थॉमस सेवरी ने स्टीम पंप का इन्वेंशन किया, जो माइन से पानी निकाल सकता था। स्टीम इंजन का अर्ली डिज़ाइन तो पहले ही बन चुका था, पर थॉमस न्यू कॉमन ने स्टीम इंजन का डिज़ाइन 1712 में बनाया। उसके बाद जेम्स वॉट ने इसमें कुछ सुधार किए और 1769 में स्टीम इंजन का इम्प्रूव्ड वर्जन बनाया। 1804 में पहला लोकोमोटिव या रेलवे इंजन बनाया गया। 1830 में पहली पैसेंजर ट्रेन लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच चली।
इसी टाइम पे न्यूटन जैसे महान विज्ञानी हुए जिन्होंने हाइड्रोडायनेमिक्स, ग्रेविटेशन और मैथमेटिक्स में अपना सहयोग दिया। डार्विन के सिद्धांतों के कारण वेजिटेशन और उनकी स्पीशीज के बारे में जानकारी मिली। जॉन के ने फ्लाइंग शटल बनाया जिससे कॉटन की वीविंग प्रोसेस आसान हो गई। जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन किया जिससे 8 धागे एक साथ स्पिन किए जा सकते थे। एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का इन्वेंशन किया जिससे यार्न को कपड़े में बहुत कम समय में बनाया जा सकता था। सबसे बड़ा इन्वेंशन उस समय स्टीम इंजन को ही माना गया, क्योंकि स्टीम इंजन के आने से अब जो फैक्ट्रियां केवल नदी के किनारे लगाई जाती थी ताकि नदी के बहाव के कारण मशीनें चले, अब उन फैक्ट्रियों को कहीं भी लगाया जा सकता था। स्टीम इंजन को चलाने के लिए कोयला भी पर्याप्त मात्रा में ब्रिटेन में मौजूद था। इन सब कारणों से ब्रिटेन में ही सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। स्टीम बोट्स का यूज़ करके अब ब्रिटेन बहुत शक्तिशाली देश बन गया और पूरे तरीके से भारत जैसे देशों पर राज करने लगा। अब पूरी दुनिया में कॉटन फैब्रिक्स की डिमांड बढ़ने लगी। अब मशीनें ज़्यादा और कच्चा कॉटन कम पड़ने लगा। इसलिए अब ब्रिटिश ऑफिसर्स जो कॉलोनीज़ में थे उन्होंने ज़बरदस्ती कॉटन लगाने के लिए वहाँ के लोगों को कहा। भारी मात्रा में कॉटन अब भारत और न्यू वर्ल्ड से लाकर फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता था और उनको उन्हीं कॉलोनीज़ में बड़े दाम में बेचा जाता था। दोस्तों, ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत जैसे देशों की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बेस्ड था। भारत के हैंडलूम वर्कर्स के अंगूठे काट देना और उन्हें किसी काम का ना छोड़ना ब्रिटेन का ही काम है। यहाँ के कारखाने बंद करवाने के पीछे भी ब्रिटेन का हाथ है। इसी प्रकार पूरी दुनिया का शोषण करके ब्रिटेन इतना आगे बढ़ गया। भारत के इंडिगो रिवोल्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, वह भी इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ही एक देन था। कॉटन क्लॉथ को रंगने के लिए नील की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए ब्रिटेन के ऑफिसर्स अपनी कॉलोनीज़ में ज़बरदस्ती लोगों से नील की खेती करवाते थे। इसलिए भारत के बंगाल राज्य में भी इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। दोस्तों, ब्रिटेन अमीर तो हो रहा था पर दूसरे देशों का शोषण करके। फैक्ट्रियां तो बन गई पर क्या उनमें काम करने वाले भी उतना ही कमा पाए जितना कि ये पूंजीवादी? आइए इन सवालों का जवाब जानते हैं और क्या प्रभाव इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बाकी देशों पर पड़ा वह जानते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा प्रभाव समाज की बनावट पर पड़ा। अब 50 से 60% लोग शहरों की तरफ आ गए। रहने की जगह ना होने के कारण स्लम्स में रहे और बीमारियों का शिकार हुए। परिवार के टूटने की शुरुआत भी यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ही शुरू होती है। माँ बाप पूरा दिन फैक्ट्रियों में काम करते और बच्चों को स्लम्स में छोड़ देते, जिससे वे बचपन से ही बिगड़ गए और नैतिक गुणों से दूर रह गए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कॉलोनियलिज्म या न्यू इंपीरियलिज्म की शुरुआत की। अब देश दूसरे देशों पर कब्जा केवल ज़मीन के लिए नहीं बल्कि वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए करने लगे, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस के कई युद्ध हुए। ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण अफ्रीका और भारत जैसे अमीर देश गरीब हो गए और इनका हद से ज़्यादा शोषण ब्रिटेन के द्वारा किया गया। ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण आने वाले समय में विश्व के सभी देशों में धन इकट्ठा करने की होड़ लग गई। अब फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देश भी अपनी नई तकनीकें लाए, जिससे वहाँ भी औद्योगिक क्रांति आई। हमारे भारत पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बहुत दुष्प्रभाव पड़ा। यहाँ के कारखाने जानबूझकर बंद करवा दिए गए और कारीगरों के अंगूठे काटे गए। यहाँ के कारखानों को बंद करवा के यहाँ से ही कच्चा माल लेके ब्रिटेन ले जाया जाता था और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट यहीं पर ऊंचे दामों में बेचा जाता था। स्वदेशी और बायकॉट जैसे आंदोलन भी इसलिए भारत में हुए, जहाँ पर ब्रिटिश कपड़ों की होली कई बार जलाई गई। इस दौरान किसानों और फैक्ट्री वर्कर्स का जो शोषण हुआ वह कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने अपने कामों में लिखा, जिसके कारण बाद में रशिया और उसके बाद चाइना में भी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन या साम्यवादी रेवोल्यूशन हुई। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको हमारा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में क्या ख्याल है, हमें ज़रूर लिखकर बताएं।